प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों पर आज शांतिपूर्वक ढंग से मतदान हुआ संपन्न। 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे चुनाव परिणाम। स्नातक सीटों के लिए 114 प्रत्याशी और शिक्षक सीटों के लिए 85 प्रत्याशी मैदान में हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में कृषि सुधार कानूनों को लेकर किसान संगठनों के नेताओं के साथ हुई बातचीत। कृषि मंत्री ने विचार विमर्श के बाद किसानों की मांगों के समाधान की जताई आशंका। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ दौरे के दौरान अधिकारियों को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर तक किसान पथ शुरू करने का दिया निर्देश। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 1703 कोरोना के नए मामले आए सामने। उपचार के बाद डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 2049 रही। वहीं रिकवरी की दर 94.23% पहुंची। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधान परिषद के लिए स्नातक क्षेत्र की 5 और शिक्षक क्षेत्र की 6 सीटों के लिए आज मतदान हुआ। चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। जिन स्नातक क्षेत्रों में आज मतदान हुआ उनमें लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी और झांसी शामिल थे। वहीं शिक्षक क्षेत्र की लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर सीटों के लिए चुनाव हुआ। इन चुनाव में कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव को छोड़कर सभी 72 जिलों में आज वोट डाले गए। स्नातक सीटों के लिए 114 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी तरह शिक्षक सीटों के लिए 85 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे। मतदान के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का पालन किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए आज हुए चुनाव में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और शिक्षक संघ के अलावा निर्दलीय समेत कुल 199 उम्मीदवार मैदान में हैं। बहुजन समाज पार्टी ने इस चुनाव से किनारा कर लिया है। कृषि सुधार कानूनों को लेकर दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसान संगठनों के नेताओं के बीच बातचीत हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के लिए 32 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को न्योता दिया गया। ये प्रतिनिधि बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। कृषि मंत्रालय ने 32 किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों को पत्र लिखकर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। जिन संगठनों को पत्र लिखा है उनमें क्रांतिकारी किसान यूनियन, जमुहारी किसान सभा, भारतीय किसान सभा, कुल्हन किसान सभा और पंजाब किसान यूनियन भी शामिल है। कृषि विधेयक के विरोध में कई स्थानों पर विरोध कर रहे किसानों को लखनऊ के किसानों ने गलत बताया है। लखनऊ के किसानों ने कहा कि लंबे समय से किसानों के लिए ऐसे विधेयक की आवश्यकता थी जो मोदी सरकार ने बनाया है। इस विधेयक से बिचौलिए समाप्त होंगे और किसानों को फसल का सही मूल्य मिल पाएगा। ये विधेयक किसानों के फायदे में है और इससे आने वाले भविष्य में किसानों को बड़ा लाभ होगा। ये जो किसान लोग ने नेता नगरी के चक्कर में जो वो किया है धरना प्रदर्शन, ये बहुत गलत है। मोदी जी ने जो किसान के कानून उठाए हैं वो बहुत सही है। इससे हमारा व्यवसाय अच्छा चलेगा, हमारा घर अच्छा चलेगा। और ये नेताओं के चक्कर में जो किसानों ने जो धरना प्रदर्शन किया है तो बहुत गलत किया है। और ये मोदी जी ने जो कानून बनाया है तो बहुत अच्छा बनाया है। इससे हमारे लोगों को फायदा होगा। इस समय जो किसान लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, राजनीति से प्रेरित होकर कर रहे हैं और हम लोगों के लिए जो मोदी जी ने कानून बनाया है हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। किसान आंदोलन हो रहा है उसमें राजनीति के दौड़ में जो है लोग भ्रमित हैं और प्रेरित हो रहे हैं। इससे जो है कोई किसान को फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब जो मोदी जी ने जो कानून बनाया है वो हमारे लिए आने वाले समय में फ़ायदेमंद होगा और लाभ मिलेगा। कृषि सुधार कानून का किसानों ने स्वागत किया। बाराबंकी जिले के किसान ने सराहना करते हुए इसे किसानों के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताया। कृषकों ने कहा कि कृषि संशोधन बिल के लागू होने से देश के किसानों का बहुत लाभ होगा। किसानों को अपनी फसल की बिक्री देश भर में कहीं भी करने की स्वतंत्रता होगी। इससे खेती की विविधता बढ़ेगी और जोखिम भी कम होगा। साथ ही किसानों को फसल उत्पादन का संतुष्टिपूर्वक मूल्य प्राप्त होने से अधिक लाभ मिलेगा और किसानों की खेती में ज्यादा रुचि बढ़ेगी। इस कानून से उत्पादक और उपभोक्ता को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। हरियाणा और पंजाब के किसानों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन पर बाराबंकी के किसानों ने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियों के उकसावे में हरियाणा और पंजाब के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन सिर्फ राजनीतिक है और कुछ नहीं। जो प्रधानमंत्री जी ने जो 2 विधेयक पास किया है ये हमारे किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। ऐसे नेता लोग जो विपक्षी दल हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो किसान से कोई मतलब नहीं रखते, वो आज
इतनी बुराइयों को लेकर चल रहे हैं, जिनको किसान के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो किसान की को अच्छाई के रूप में नहीं, बुराई के रूप में देख के वो इतना अपोजिशन में खड़े हो रहे हैं। जबकि जो ये विधेयक पास हुआ, ये हम लोग के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये जो केंद्र सरकार ने जो ये बिल पारित किए हैं, हम उसके पूर्ण रूप से समर्थन में हैं और ये किसानों के लिए बहुत हितैषी बिल है। हम अपने उत्पाद को किसी भी मंडी में ले जाकर अच्छे रेट में बेच सकते हैं और उसको हमको पूरा मुनाफा मिलेगा। और ये जो बीच में कुछ बिचौलिए लोग उसमें गड़बड़ करते थे, जो रेट जो समर्थन मूल्य था उससे कम देते थे यहाँ पर किसानों को, तो किसानों का इससे काफ़ी नुकसान होता था। अब अगर वो सरकार जो बिल लाई है, इस बिल के जरिए से किसानों को उसका पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा और हम सरकार के समर्थन में हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो केंद्र सरकार ने कृषि सुधार बिल जो लागू किया हुआ है, वो हम किसानों के हित में है। जैसा कि पहले बिचौलिए हम लोगों का धान है, गेहूं है, हमारी फसलें हैं, औने पौने दाम पे खरीद लेते थे। लेकिन इन बिलों के लागू होने के बाद जब काफ़ी कंपनियां आएंगी तो हमको हमारे खाद्यान्न का बहुत ही अच्छा दाम मिलेगा। जहां तक ये कुछ राज्यों में हो रहा है, विरोध हो रहा है, जहां तक मुझे लगता है कि ये केवल राजनीति है और इसमें कुछ नहीं है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय के साथ हूँ और मैं सभी किसान भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के जो आत्मनिर्भर भारत है, जो सशक्त भारत है, और जिन्होंने कहते हैं कि किसानों का जो हम आय है दुगना करेंगे, हमको चाहिए कि हम उनके साथ खड़े रहें। केंद्र सरकार द्वारा कृषि विधेयक पारित करने के बाद मेरठ के किसानों ने इस बिल का समर्थन दिखाते हुए कहा कि जो भी लोग इस बिल का विरोध कर आंदोलन कर रहे हैं, वो किसी राजनीतिक दल से प्रेरित होकर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल किसानों के हित में लाया गया है। प्रधानमंत्री का यह ऐतिहासिक फैसला है जो किसानों के हित में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि किसान बिल पारित होने से वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। उनका इस बार धान व अन्य फसलें MSP पर ही बेची जा रही हैं। उन्होंने आंदोलन करने वाले किसानों से अपील की कि वो किसी के बहकावे में न आकर किसान बिल का स्वागत करें। किसान बिल तो ये किसानों के हक में बहुत अच्छी चीज़ आई है। मोदी जी ने जो किया है, पहले अपनी कहीं भी फसल बेच सके है किसान, पहले नहीं था ऐसा, और इस बिल से तो किसानों का बहुत लाभ है। और जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये गलत है। ये तो किसानों के हक का ही बिल है, फसल अपनी कहीं भी बेचो। और ये आंदोलन जो है ये ठीक नहीं है, किसानों के हित का है। और ये बिल आया है, इसका विरोध गलत कर रहे हैं लोग। भाई मंडी से दलाली ख़त्म हो रही है और ये है कि कहीं भी आदमी आज़ाद है कि कहीं भी अगर यहाँ नहीं मिल रहा तो कहीं भी ले जाकर बेच सकता है, उसमें कोई रोक टोक है ही नहीं। और गवर्नमेंट जो कर रही ठीक कर रही है, सही बिल पढ़ना चाहिए और खामखा किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जो मोदी जी ने बिल पास करा है वो किसानों के हित में है। और जो है ये गुमराह कर रहे हैं, जो आदमी जिनको गुमराह कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको करना नहीं चाहिए, वो गलत है। और ये बहुत अच्छी योजना लाए हैं और हम अपनी फसल को कहीं भी इधर उधर ले जाकर सही पैसे जहाँ मिलते हो वहाँ बेचने में सक्षम हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतापगढ़ में मां प्रतापवासिनी शीतला देवी का दर्शन पूजन किया। परिसर में निर्मित गंगा सरोवर का लोकार्पण किया। केशव प्रसाद ने किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसान और मजदूरों की विरोधी है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को बहुत फायदा होगा। किसान का बेटा किसान बनकर आगे की यात्रा करने में गर्व महसूस करेगा। जो साजिश करने वाली कांग्रेस, जो जन्मजात किसानों की विरोधी है, गरीबों की विरोधी है, मजदूरों की विरोधी है, उसको ये सहन ही नहीं हो रहा है कि किसानों, गरीबों, मजदूरों का हित मोदी जी क्यों कर रहे हैं। अगर मोदी जी यह सब काम, अच्छा काम करना बंद कर दे, बुरा काम कांग्रेस की तरह करना शुरू कर दे, तो कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं। कांग्रेस की इतनी हैसियत नहीं है कि किसानों को भड़काए। किसानों से मैं अपील करता हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ जो फैसला हुआ है उससे देश के किसानों को वर्तमान में भी और आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत फायदा होगा। और हर किसान का बेटा किसान बन करके अपनी आगे की यात्रा करने में गर्व महसूस। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ पहुंचने पर सबसे पहले सुल्तानपुर रोड स्थित किसान पथ का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर तक किसान पथ शुरू करने का निर्देश दिया। राजनाथ सिंह ने 26 जनवरी तक टेढ़ी पुलिया व चरक फ्लाईओवर तैयार करने के भी निर्देश दिए।
समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाएं। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। आज माँ को टेलीग्राम भेज दोगे ना? मुझ पे छोड़ दो। अब तो हमारा परिवार पूरा है और बच्चे नहीं। मुझ पे छोड़ दो। पूरे परिवार का ख्याल तो हमें रखना है। तभी तो हमने निर्णय लिया है कि मैं नसबंदी करवाऊंगा। और मुझे पता है इससे किसी तरह की कमजोरी नहीं होती। ये नई तकनीक की पुरुष नसबंदी है, न चीरा न टांका। इसमें समय भी कम लगता है और कोई परेशानी भी नहीं होती। पति पत्नी करें विचार, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में चल रही 69,000 शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में नियुक्ति पत्र 5 दिसंबर को बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वहीं लखनऊ समेत अन्य जिलों में प्रभारी मंत्री, सांसद और विधायक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस नियुक्ति प्रक्रिया के पहले चरण में 31,277 पदों पर भर्ती की गई। इसमें लगभग 28,320 शिक्षक पदभार ग्रहण कर चुके हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बताया कि विगत 24 घंटों में प्रदेश में 1,703 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 2,059 है। प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 23,670 है। संक्रमित होने के पश्चात कुल अब 5,14,087 व्यक्ति उपचारित हो चुके हैं। इस प्रकार प्रदेश में रिकवरी की दर 94.23% रही। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,703 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 2,059 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या प्रदेश में 23,670 है, जिसमें से 11,025 व्यक्ति अपने घर पर रहकर ही अर्थात होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। 2,357 व्यक्ति निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के सभी मरीज प्रदेश सरकार की निःशुल्क व्यवस्था L1, L2 और L3 के अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। संक्रमित होने के पश्चात अब तक कुल मिलाकर 5,14,087 व्यक्ति उपचारित हो चुके हैं और डिस्चार्ज हो चुके हैं। इस प्रकार इस समय प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत 94.23% है, 94.23% चल रहा है। अब तक कुल मिलाकर संक्रमित व्यक्तियों में से 7,788 लोगों की मृत्यु हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजार के लिए कोविड-19 से जुड़े नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने और खाली समय में शॉपिंग करने वालों को छूट देने जैसे प्रोत्साहन को अपनाने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में बाजार को बंद रखे जाने की बात कही गई है। बाजार वाले इलाकों में बड़ी संख्या में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले आने पर बाजार को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले दुकानदारों और कर्मचारियों को बाजार में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दिशा निर्देशों में दैनिक सामानों की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन बुकिंग और घरों तक डिलीवरी जैसे विकल्पों को प्रोत्साहन देने के लिए भी कहा गया है।
मार्केट में इस पर कोविड के अनुरूप व्यवहार के नियमन के लिए बाजार संघ भी विभिन्न उपाय अपना सकते हैं। एडवाइजरी में बाजार के प्रवेश स्थल और पार्किंग जैसी जगहों पर सरकार द्वारा अनुमोदित बहुत कम दर पर मास्क वितरण करने की भी सलाह दी गई है। 1 अप्रैल को 8 बैंकों का विलय होने के बाद उनके खाता धारकों को नया खाता नंबर और IFSC कोड दिया जा रहा है। साथ ही खाता धारकों के मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर इसकी जानकारी दी जा रही है। हालांकि विलय हो चुके बैंकों का नाम पहले ही बदला जा चुका है। 1 अप्रैल को पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स व यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का बैंक ऑफ बड़ौदा में, देना बैंक व विजया बैंक का यूनियन बैंक में, कॉरपोरेशन बैंक व आंध्रा बैंक का केनरा बैंक में, सिंडिकेट बैंक का और इंडियन बैंक में इलाहाबाद में का विलय किया गया था। विलय होने के बाद बैंकों के नाम तो बदल गए मगर चेकबुक, खाता नंबर और IFSC कोड नहीं बदला था। बैंकों ने अब खाता नंबर के साथ ही IFSC कोड भी बदलने का निर्णय लिया है। 1 दिसंबर से होने वाले इस बदलाव को देखते हुए बैंकों ने नंबर माह के अंतिम सप्ताह से पूर्व ही खाता धारकों से चेक लेना बंद कर दिया था। वहीं चेकों की क्लियरिंग नहीं होने से ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बैंक खाता धारकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर इसकी जानकारी दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ID अपग्रेडेशन के बाद कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक के ग्राहकों को भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक मिल जाएगी। ग्राहकों को पहली बार ब्रांच पर ही पासबुक दे दी जाएगी। बैंक ग्राहकों के IFSC MICR कोड में भी बदलाव हो जाएगा। हालांकि ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2021 तक पुराना कोड वैलिड रहेगा। केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 तक सशस्त्र सेना झंडा दिवस गौरव माह के रूप में मनाया जाएगा। इस अवधि में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के महत्व को उजागर किया जाएगा। झंडा दिवस पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों तथा सेवारत सैनिकों के लिए योगदान एकत्रित करने हेतु मनाया जाता है। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। आज विश्व एड्स दिवस है। HIV एड्स एक ऐसा रोग है जिससे बचाव संभव है। HIV का संक्रमण कैसे फैलता है और HIV के संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है, देखिए इस रिपोर्ट। HIV का संक्रमण वैसे तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है। जब 4-5 साल हो जाते हैं तो पेशेंट को लूज मोशन होने लगते हैं, उसका वजन कम होने लगता है और साथ में उसको बुखार रहने लगता है और कई बार पेशेंट को कफ होने लगता है, खांसी बलगम आने लगता है और तरह तरह की अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। उसमें बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन जो इंडिया में होता है उसे हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट को जो हाई रिस्क बिहेवियर हैं या HIV के सिम्टम्स होते हैं, उस मरीज को वॉलंटरी काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर जाना चाहिए जो हर हॉस्पिटल में, हर नियरेस्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है। HIV विषाणु शरीर में प्रवेश कर CD4 कोशिकाओं पर हमला करता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। यदि सही समय पर इलाज शुरू न किया जाए तो रोगी की स्थिति बिगड़ने लगती है। एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट द्वारा व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। हमें प्रोटेक्टिव सेक्स करना चाहिए, उसके लिए हमें कंडोम यूज करना चाहिए, मल्टीपल पार्टनर नहीं होने चाहिए। दूसरा, मदर से बच्चों में जो होती है बीमारी का ट्रांसफर, उसको हमने एंटीनेटल क्लिनिक में जाके टेस्ट मदर को करवाना चाहिए कि HIV पॉजिटिव हैं तो उनको HIV की दवाएं शुरू करनी चाहिए। नंबर 3, कुछ लोग जो IV ड्रग यूजर्स हैं एंड दे आर शेयरिंग द, वो दूसरों से निडल्स शेयर करते हैं, तो वो एक कारण हो सकता है HIV इन्फेक्शन के ट्रांसफर का। सेक्स वर्कर्स हैं, उनमें भी चांसेस होता है HIV की बीमारी का
और जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं हम आजकल, उसमें हम HIV की टेस्टिंग करते हैं। बचाव के लिए आवश्यक है कि HIV इन्फेक्शन के बारे में जानकारी हो, जोखिम भरे व्यवहार से बचाव किया जाए, सावधानी अपनाकर HIV के संक्रमण से बचा जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा विश्व एड्स दिवस पर आज ताजनगरी आगरा में वैश्विक एकजुटता साझा जिम्मेदारी थीम पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन अछनेरा, खेरागढ़, फतेहाबाद और आवलखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से किया गया। जनपद स्तरीय गतिविधि के रूप में HIV एड्स और कोविड-19 के लिए जन जागरूकता स्टॉल लगाए गए और मरीजों की काउंसलिंग कर उचित इलाज और जानकारी दी गई। कैंप के दौरान पोस्टर, बैनर और फ्लैक्स के माध्यम से लोगों में एड्स और कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहाबाद के अधीक्षक डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि एड्स कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। आम आदमी को भी एड्स रोगी से दूरी नहीं बनानी है और उसके साथ कोई भेदभाव का व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एड्स को लेकर सभी को वैश्विक एकजुटता और साझा जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जनता में जागरूकता फैलाने के लिए और उसमें इस प्रोग्राम के बारे में प्रचार प्रसार के लिए आज विश्व एड्स दिवस के सौजन्य पर अवसर पर 4 हमारे NGO आए हैं जो इसमें फील्ड में काम कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। स्टॉल हम लोगों ने लगाया तो जो भी पेशेंट हैं उनको हमने बुलाया है आशा संगनी के माध्यम से। फिर उनका हम काउंसलिंग भी कर रहे हैं, उनका टेस्ट भी कर रहे हैं। उसमें एड्स के बारे में उनको बता रहे हैं, HIV, एड्स और कोविड, इन सब की जानकारी दे रहे हैं ताकि इनसे बचाव हो सके। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है इनका कोई उपचार नहीं है, केवल जानकारी ही बचाव है इसका। जी, यहाँ पर HIV एड्स आज वर्ल्ड एड्स डे है तो उसके उपलक्ष्य पर काफ़ी सभी ने मिलकर एक प्रोग्राम का आयोजन किया है। यहाँ पर एक्चुअली जो HIV है वो मेन उसकी जानकारी ही उसका बचाव है। 19 की जो भी गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार ही यहाँ पर सबका पालन करवाकर ही सब कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जब हमें यहाँ पता लगा कि SN में TI के द्वारा OST दी जाती है और OST से जो है काउंसलर भी बैठते हैं जो समझाते हैं। मैम ने हमारी काउंसलिंग की, हमारी फैमिली की काउंसलिंग की कि आपके बच्चे को आराम मिलेगा। और जब हमने OST ली तो उस OST से हमें इतना फ़ायदा मिला कि ना तो हमें उसके कोई साइड इफ़ेक्ट दिखे, ना तो शरीर को कोई नुकसान हुआ, ना हमें नशे की चाहत जागी। फिरोजाबाद में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मृदुल दुबे ने आरोपी बंटू उर्फ शिवशंकर चंद्रपुरा थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी को सजाए मौत की सजा सुनाई। 17 मार्च 2019 में 8 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी और सबूत नष्ट करने के उद्देश्य से शव को खेत में फेंक दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 21 मार्च 2019 को जेल भेजा। तब से वो जेल में है। शासन की ओर से ADGC फौजदारी अजमोद सिंह चौहान ने इस मामले की पैरवी की। दिनांक 17/3/19 को ग्राम चंद्रपुरा थाना सिरसागंज की बालिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसको गला दबाकर हत्या कर दी और बलात्कार किया। इसका मामला जो है प्रधान न्यायाधीश श्री मृदुल दुबे जी की कोर्ट पॉक्सो कोर्ट में चला और 11 गवाह पेश किए गए। 4 गवाह जिनमें तथ्य के साबित किए गए और बाकी के गवाह जो है औपचारिक हुए और जिसमें जो है माननीय न्यायाधीश श्री मृदुल दुबे द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, जो कि सही पत्रावली का परिशीलन करने के बाद जो निर्णय दिया वह बहुत ही अच्छा और सराहनीय। प्रदेश सरकार और कृषि विभाग लगातार किसानों के हित में कार्य करने के लिए प्रयासरत है। सरकार किसानों की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए किसानों को लगातार जागरूक कर रही है। खेतों में ज्यादा फसल को तैयार करने के लिए किसान लगातार यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से मिट्टी का स्तर लगातार घटता चला जा रहा है। मिट्टी में लगातार जीवांश कार्बन की मात्रा घटती जा रही है। वहीं कृषि सहायक निदेशक ने कहा कि फसलों का अधिक उत्पादन लेने के लिए किसानों ने रासायनिक खादों का अंधाधुंध उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर होती चली गई है। किसानों
किसानों को अपने खेत की मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। कृषि विभाग लगातार शोध के जरिए उर्वरक खादों के परीक्षण पर अपनी प्रयोगशालाओं में काम कर रही हैं। साथ ही उर्वरक शक्ति और जीवांश कार्बन बढ़ने के लिए किसानों को जागरूक करने में लगी है और तरह तरह की योजनाओं का लाभ भी किसानों को दे रही है। तो हमारे किसान भाई या पूर्व में क्या रासायनिक खादों का अत्यधिक, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करने से उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई है, कुपोषण की स्थिति में आ गई है। अब आज हमारी ये स्थिति है कि आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे आने वाली समझिए कि जनसंख्या को गुणवत्तापूर्वक भोजन देने के लिए हमारे मिट्टी में जीवांश पदार्थ का होना अति आवश्यक है। पहले तो हम उसको कहते हैं कि भाई मिट्टी आपने जांच करा लिया, अगर उन्होंने गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करते रहे, रासायनिक खादों के अतिरिक्त जैविक खादों का प्रयोग करें, हरी खाद का प्रयोग करें, बरसीम ढेंचा लगाएं और उसके साथ ही फसल चक्रों का जो नियम है उसको पालन करें। जो कल्चर के पैकेट्स हैं, हर फसल के हिसाब से कल्चर के पैकेट्स वैज्ञानिकों ने ईजाद कर रखा है और वो हमारे राजकीय बीज भंडार में, क्रभको के सेंटर पे, इफको के सेंटर पे, बिक्री केंद्रों पर उनके फ्रेंचाइजीज हैं, सब जगह जो है उपलब्ध प्राय रहते हैं और बहुत कम दरों में उनकी जो लागत है, बहुत सरकार अपने तरफ से उस पर काफ़ी भारी मात्रा में अनुदान देती है, तो सस्ते दरों पे वो किसान भाई उसका प्राप्त करके लाभ उठा सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाली किशोरियों को माहवारी के समय होने वाली गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए कन्नौज के एक छोटे से गांव में रहने वाली काव्या सिंह ने एक ऐसी पहल की जो पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई। काव्या ने ग्रामीण अंचलों में रहने वाली लड़कियों से संपर्क कर माहवारी के समय सुरक्षा अपनाने वाले संसाधनों की जानकारी ली। लड़कियों ने जो जानकारी दी उससे वो परेशान हो उठी। उसने गांव की सब लड़कियों को इकट्ठा कर जागरूक किया और सबको निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किए। काव्या सिंह ने बताया कि अभी उसने 6 गांव गोद लिए हैं। वो पिछले 6 महीने से किशोरियों को जागरूक कर उनको पैड वितरण कर रही है। उसके इस कार्य से लोग अब उसे पैड गर्ल कहने लगे हैं। काव्या अपने सामाजिक कार्य में महिला डॉक्टरों का भी सहारा ले रही है। महिला डॉक्टर काव्या के साथ जाकर किशोरियों को माहवारी के समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और सैनिटरी पैड अपनाने से होने वाले फायदे की जानकारी दे रही हैं। किशोरियाँ जो हैं वो गांव में हैं और वो गांव की किशोरियाँ होने के बाद जो हम अभी काम कर रहे हैं वो गांव में कर रहे हैं, क्योंकि किशोरियाँ खुल के बात नहीं कर पाती। तो मुझे लगा, क्योंकि मैं भी एक किशोरी हूँ, मुझे लगा ये समस्या सबसे ज़्यादा किशोरियों में आती है। तो वो मुझे लगा क्यों ना हम किशोरियों के साथ मिलकर ये काम करें, उनको निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित करें, क्योंकि वो ये चीज़ किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं। तो मुझे ये टाइम भी हुआ काफ़ी करते हुए और अभी तक ये है कि मैं अकेले खुद से नहीं कर रही हूँ। मेरे साथ मेरे कुछ मित्र हैं, मेरे कुछ अलग अलग जगह से लोग हैं जो कि हमारी मदद कर रहे हैं। हर महीने हमारी इन किशोरियों के लिए हर महीने 50 रुपये 100 रुपये देकर वो हम इन किशोरियों की मदद करें, जो कि उनकी सहायता जो दी गई है 50 रुपये या 100 रुपये वो हर महीने दे रहे हैं। हम उसी से अपनी जो ग्राम पंचायत है उसमें सैनिटरी पैड निःशुल्क वितरित किशोरियों को कर रहे हैं। सैनिटरी पैड जो वितरण किए जा रहे हैं इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो किशोरियों में नॉर्मली जो जितने भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से रिलेटेड है, जितनी भी परेशानियां हैं जो साधारण कपड़े यूज़ करने की वजह से होते हैं, तो पैड को यूज़ करने से उनमें ये सब दिक्कतें नहीं आ रही हैं। कि गांव-गांव में लड़कियों को यही नहीं पता होता है कि हमें पैड यूज़ करना है कि कपड़े यूज़ करने हैं। उनको तो बस यही लगता है कि कपड़े हैं, चाहे वो गंदे हों चाहे कैसे भी हों, उन्हें यूज़ करना है, जिसकी वजह से भविष्य में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इस वजह से पैड यूज़ करना और पैड वितरित जो काव्या सिंह कर रही हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कपड़ा यूज़ करते थे तो हमें बहुत सारी दिक्कतें होती थी, और अगर हम पैड कहीं लेने भी जाते थे बाहर तो जेंट्स बैठे रहते थे मेडिकल पे, तो हमें शर्म भी आती थी। लेकिन अब काव्या दी हमारे यहाँ ये योजना कर रही हैं और मतलब 6 माह से हमारे यहाँ पैड बांट रही हैं, और जो हमें कुछ मतलब पूछना होता है उनसे, हमारे इतनी दिक्कत आ रही है तो हम उनसे खुल के पूछ लेते हैं। और बात अब अपनी सुरक्षा की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज़ की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है।
कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और अब एक जरूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ नियमित धोएं, 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। साथ ही जब भी बाहर निकले मास्क होना जरूरी है। जेब अथवा थैले में नहीं, बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।